उर्दू में प्रभाकर जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े सामने दिख रहे हैं, बीजेपी 29 पर लीड कर रही है, जेएमएम प्लस 42 पर लीड कर रही है। अगर ये लीड जाहिर सी बात है नतीजे में बदल जाते हैं तो 42 इज एनफ फॉर मेकिंग अ गवर्नमेंट। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि ये नतीजे क्या है और किस वजह से ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये पहली बार झारखंड में हुआ कि बीजेपी को पूरे 5 साल अपने कार्यकाल, अपने इक़्तिदार को पूरा करने का मौका मिला। पूरे 5 साल कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं, कोई ऐसा डिस्टैब्लिशमेंट नहीं। प्रभाकर जी, कारण की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले आपको ये बता दूं कि इन नतीजों पे बात करते हैं। जो आंकड़े अभी आ रहे हैं वो आंकड़े जो हैं उसमें दो चीज ध्यान देने की बात है जी। पहला कि ये जो है 3rd से 4th राउंड की काउंटिंग सब जगह हुई है, सो अभी कम से कम 7 से 8 राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। दूसरा, ऐसे 20 सीटें हैं इसमें जिन पे जो मार्जिन है वो 1000 वोट से कम है, तो वो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो मेरा मानना ये है, मेरा एडवाइस जो होगा महागठबंधन के लोगों को, कांग्रेस के साथी को, कांग्रेस के लोगों को और उनके साथियों को, कि जितने भी लड्डू गुलाल और पटाखे लाए हैं उसको अभी होल्ड करके संभाल के रखें, थोड़ा अभी संभाल के रखें, क्योंकि अब ये आंकड़े फ्लक्चुएट कर सकते हैं जी। और जहां तक कारण की बात है कि ऐसे आंकड़े क्यों आ रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 5 साल उन्हें काम करने को मिला। डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार थी। और रघुवर दास ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जन कल्याण के जिसका उन्हें रिजल्ट मिलना चाहिए था। खासकर ये इस चुनाव के समय ही सीए की बात हुई, एनआरसी की बात हुई, तो उसका भी उन्हें फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड पे कुछ ऐसा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन का दौर है बीजेपी के लिए और रघुवर दास के लिए खासकर, कि क्या उनके काम को लोगों ने नकार दिया है। क्योंकि इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री का। रघुवर दास खुद आदिवासी नहीं है, नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा जेएमएम ने बखूबी उठाया था। क्या उसे उनको फायदा मिला उसका? दूसरा जो है, उन्होंने वो ऑटोक्रेटिक तरीका के जो जिस तरीके से काम करते हैं रघुवर दास, उसके ऊपर आरोप लगा था कि एक ऑटोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। क्या उसका नुकसान उन्हें भरना पड़ा, खामियाजा उठाना पड़ा? तो ये सारी चीजें तो आत्मचिंतन करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपको 5 साल फ्री हैंड मिला है, डबल इंजन की सरकार थी आपकी दिल्ली में और रांची दोनों जगह, और उसके बाद अगर ये आंकड़े आ रहे हैं और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अभी के समय में, तो वो भी स्ट्रगल नहीं होना चाहिए था। आपका दावा 60+ सीटों का था और अभी आप देखिए आंकड़े क्या बता रहे हैं आपको। लेकिन मेरा सजेशन जो होगा वो महागठबंधन के लोगों को होगा, कांग्रेस के लोगों को होगा कि अभी पटाखे गुलाल लड्डू संभालिए, अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए। अभी 10 से 12 सीटों की काउंटिंग होगी, 10 से 12 फेज की होगी, अभी 3 से 4 फेज का ये रिजल्ट है और 20 से ज्यादा ऐसे सीट हैं जिस पर फासला जो है वो 1000 वोट से कम का है, वो फ्लक्चुएट हो सकता है जी। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़े हो रही है कि जो अब की बार 65 पार का नारा था, तो उसमें अभी तक जो 65 का आधा आंकड़ा होता है वहां तक भी ये लीड में नहीं पहुंच पाया। इसकी वजह क्या है? मेरा सवाल बेसिकली ये है जी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने जो यहाँ की सरकार थी 5 साल जिन्होंने काम किया, जो डबल इंजन की सरकार होने का दावा कर रहे थे, इन सारे दावों को जनता ने नकार दिया है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए है। आत्मचिंता का समय है कि क्या रघुवर दास को जिन्होंने ड्राइविंग सीट पे बैठाया था, क्या वो सही निर्णय था? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, उनके कैबिनेट के मंत्री सरयू राय लगातार उनके खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाते रहे बल्कि उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा। जी बिल्कुल, और अभी आप अगर देखेंगे जमशेदपुर से जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसमें रघुवर दास 156 वोट से आगे चल रहे हैं। तो 156 वोट को आप जीत भी मानते हैं? मैं तो नहीं मानता कि वो लीड भी है, उसको मैं लीड भी नहीं मानता। तो 156 वोट से अगर आगे चल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं, सरयू राय उसमें से एक है जैसा आपने बताया, बहुत सारे और भी ऐसे फैसले हुए हैं जो बीजेपी को बाद में बैठ के सोचना होगा कि क्या वो सही फैसले थे। चलिए, मैं इनसे बात करता हूं। प्रभाकर कुमार हमारे साथ मौजूद है, माफी जगह संजय कुमार सिन्हा, और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं शायज खान जो कांग्रेस तर्जुमान है। आपका भी इस्तकबाल है। संजय जी, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? चूंकि हम देख रहे थे कि तकरीबन 1.5 घंटे पहले तक ये आंकड़े फ्लक्चुएट कर रहे थे, अब 1.5 घंटे से, पिछले 1.5 घंटे से आंकड़े जो हैं लगभग अपनी पोजीशन ले चुके हैं।
बीजेपी की लीड जो है वो 28 से 31 के बीच में ही आगे पीछे हो रही है, 28 से 31 के बीच में आगे पीछे हो रही है। अभी फिर से वो जो लीड है वो 29 पर आ चुकी है। जेएमएम की लीड भी जो है वो 39 से लेकर 42 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। क्या ये माना जाए कि अभी बहुत जल्द होगा जेएमएम के, जैसा प्रभाकर जी कह रहे हैं कि अपनी मिठाई और गुलाल अभी संभाल कर रखें, या क्या ये कुछ इशारा कर रहा है कि अब ये जो स्टैग्नेंसी है शायद ये नतीजों तक कुछ तस्वीर साफ कर दे? देखिए, शुरुआती रुझान जो होती है ना, वो एक संकेत देते हैं कि किस दिशा में ये चुनाव का नतीजा जा रहा है जी। और 3-4 राउंड में वैसे तो उसको अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता है, मगर हाँ, एक रुझान जो होता है एक संकेत देता है। और बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा है संकेत कि भाजपा और उसके गठबंधन के ये पक्ष में नहीं जा रहा है। भाजपा अभी गठबंधन में नहीं है, प्री पोल अलायंस नहीं है भाजपा का वहां। हाँ, बीजेपी अकेला उसके पक्ष में नहीं है, उसके विपक्ष के लोगों का हाथ ज्यादा मजबूत है, तो ये साफ संकेत दिखाई दे रहा है। अब उसमें आंकड़े में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मगर मुझको लगता है कि जो संकेत है वो साफ दिखाई दे रहा है कि गैर भाजपा की सरकार बनने की ओर झारखंड जा रही है। जी, ये अलग बात है कि अमित शाह ने कहा था झारखंड में कि आजसू हमारे साथ आएगी, और आजसू साथ में है भी। 2014 से जो सरकार चली आ रही है उसमें आजसू साथ में है, लेकिन आजसू ने अकेले चुनाव लड़ा है अलग, और बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ा है। और न सिर्फ ये दोनों बल्कि जेडीयू ने भी अलग चुनाव लड़ा है, एलजेपी ने भी अलग चुनाव लड़ा है। शायज खान हमारे साथ है, कांग्रेस तर्जुमान है दिल्ली से। शायज, ये नतीजे तो अभी नहीं है लेकिन आंकड़े हैं, क्या अभी आपको खुश नहीं होना चाहिए? प्रभाकर जी कह रहे हैं कि अभी आप खुशी अपनी तरह दबा कर रखिए। आजम साहब, आज आपके साथ जो है मौका मिला, मैं ये बताना चाहूंगा, जो हमारे दोस्त यहाँ मित्र बैठे हैं वो ये जो कह रहे हैं कि खुशी नहीं मनानी चाहिए, एग्जिट पोल भी यही आंकड़ा जो है सामने रख चुके थे। जितने भी एग्जिट पोल जो आए लगातार वो यही आए हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो गठबंधन है वो जो है भारी है, और जिसके परिणाम जो है आप अर्ली इलेक्शंस में, अगर अर्ली काउंटिंग का आप बोलते हैं तो आपको जो है अभी नजर आ रहे हैं, जो बहुत जल्दी प्रश्न भी हो जाएगा। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, आज ये 5वीं बार ऐसा थप्पड़ है भारतीय जनता पार्टी को, जो जनता ने ऐसा लिया है और बदला लिया है जनता ने, जो आज हमें ये देखने को मिल भी रहा है। ये 5वां है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, और अब हमें झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए नहीं मिल रहा आजम साहब, मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं दूंगा, इसलिए आप थोड़ा से बचिए। ये बीजेपी सब जो हो रहा है, इन सब के पीछे रीजन है। आप धक्का मुक्की, मुझे इस पर एतराज नहीं होगा। जी सुनिए विशाल साहब जी, सुनिए, ये सब रीजन की वजह से हो रहा है। मैं बहुत बड़ा आपको रीजन बता दूं, हमारे देश की सबसे बड़ी जो इस वक्त इशू है वो बेरोजगारी है। आप ये देखिए, झारखंड का ही मैं बताता हूं, 1.8% जो थी बेरोजगारी का आंकड़ा लेबर ब्यूरो कह रहा था 2013-2014 में, जो आज बढ़ के 7.5 हो चुका है। ये सब मैं झारखंड का बता रहा हूं। आप ये समझे कि इस वक्त बेरोजगारी इसलिए ही नहीं चल रहा है कि 45 साल में सब ज्यादा जो है बेरोजगारी है, यानी 11% पॉपुलेशन, यानी 12 करोड़ यूथ, यानी 550 नौकरियां दिन की। श्रम विभाग इसलिए 2016 में बंद करा दिया गया था, मगर कब तक जो है वो झूठ जो है बोला जा सकता था। ऐसे ही हर राज्यों में जो है सफाया जो है भारतीय जनता पार्टी को, अभी से नहीं हो रहा। आप ये देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी 70% कि बीजेपी अभी भी झारखंड के इस आंकड़े में अकेले सबसे बड़ी पार्टी है। 40% से भी वो घट के जो है लगातार नीचे, बीजेपी अकेले सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सबसे बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक टेन्योर वो भी था जो 2 ही सीटें थी। आप ये भी देखिए 2017 का टेन्योर ये भी था जो 70% वोट शेयर था स्टेटों में, हर जगह जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेटों में राज थे, और आज वो घट के आप ये देखिए 40% से, और आज अगर ये झारखंड हारते हैं और जब ये डिक्लेयर हो जाता है तो 40% पे भी नहीं रहेंगे, वो लेस देन 35% जो है वो नीचे आ जाए। चलिए ठीक है, आपने अगर जोड़ दिया फिलहाल, चूंकि अभी अगर से ही काम चलाना पड़ेगा। प्रभाकर जी कह रहे हैं अपनी मिठाइयां, अपने गुलाल थोड़े संभाल कर रखिए। प्रभाकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ा जो एग्जिट पोल से बात सामने आई थी, अभी तक की तस्वीर तो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि एग्जिट पोल ने जो फिगर दिया था लगभग उसी लाइन पर ये अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं।
एक सवाल यहां पर अहम ये है कि बीच में ऐसी स्थिति बनी, ऐसे हालात बने कि ऐसा लगा कि जो किंग मेकर है उसकी एक रोल जो है उसका एक किरदार यहां पर होगा, चाहे वो आजसू हो या जेवीएम हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजसू जो है अब 3 पर सिमट कर आ गया है, जबकि शुरुआती रुझान में वो 9-10 तक पहुंच गया था। अभी सिर्फ 3 पर आजसू लीड कर रही है। तो क्या ये माना जाए कि वहां का जो मैंडेट है वो बिल्कुल इस तरह से है कि या तो जो सरकार पिछली बार इख्तियार में रही या तो उसके लिए वोट हुआ या फिर ये कि उसे हटाने के लिए वोट हुआ, कोई तीसरा नहीं? देखिए ये झारखंड प्रदेश के हित में होगा कि मैंडेट जिसे भी मिले क्लियर मिले, मैंडेट जिसे भी मिले क्लियर मिले। और अगर छोटी पार्टियों को ज्यादा नंबर्स होंगे तो फिर सरकार में वही होगा जो पहले होता है। इस प्रदेश की थोड़ी बदकिस्मती भी रही है कि अभी तक जो भी गवर्नमेंट मिली है वो ऐसी अनस्टेबल और क्लियर मैंडेट के साथ इन्हें मिलती नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर झारखंड की जनता इस बार आजसू या जेवीएम को अगर उतने नंबर्स नहीं दे रही है कि उनके पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर हो, अगर वो कांग्रेस और जेएमएम को ही अगर वो वोट कर रही है पावर में, तो उसे खुल के वोट करे, उसे इतने नंबर्स आए कि वो अगले 5 साल तक खुल के सरकार चला सके। ये भी इस प्रदेश के हित में है। मेरा मानना है कि जिस भी दल को मिले, अगर आप बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड मैंडेट दे देंगे और छोटी छोटी पार्टियों के भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे और तो वो 5 साल का जो दौर होता है वो बहुत कठिन दौर होता है, उसमें फिर आपको सरकार बड़े फैसले नहीं ले सकती। तो प्रदेश के हित में है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें तो इसकी मेरा मानना है कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए और हमें खुशी है इस बात की कि झारखंड की जनता जो है इतनी समझदार है कि वो वन साइडेड क्लियर मैंडेट दे रही है। जी मैं यही सवाल लेकर आऊंगा संजय कुमार जी आपके पास, क्योंकि पिछली 2014 में हम देख रहे थे कि 2014 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी 37 सीटों के साथ। उसके बाद जो है 19 सीटों के साथ जेएमएम था, थोड़ा सा शिफ्ट भी हुआ था। जेएमएम की सीटें सलथाल में कुछ कम हुई थी और कोल्हान में बढ़ गई थी, लेकिन अभी जेवीएम 11 सीटों के साथ थी, कांग्रेस थी। इस बार जो तस्वीर है वो ये है कि या तो बीजेपी को 29 सीटें अभी आंकड़े में दिखाई दे रही हैं और जेएमएम अलायंस को 41 सीटें आंकड़े में दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये मेरा सवाल मैं दोहरा रहा हूं आपसे भी कि क्या वहां की आवाम ने, वहां की जनता ने यही मन बनाया है कि क्लियर मैंडेट देना है, या तो बीजेपी को देना है जो बरसर इक़्तिदार थी, या फिर ये कि जो उसको टक्कर दे रहा है उसे देना है, कोई किंग मेकर नहीं? देखो, मुझको भी यही लग रहा है कि जनता भी चाहती है कि जिसकी भी सरकार बने मजबूत सरकार बने और उसके साथ पर्याप्त नंबर हो, जो कि वो किसी प्रेशर में आकर के काम नहीं करे। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। ये 2014 से हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी पे भी देखेंगे स्तर पे नरेंद्र मोदी को क्लियर कट मेजोरिटी मिलता है, इसलिए वो जो भी अपने नीति के साथ आते हैं उसको कर पाते हैं। तो 2019 में भी उनको स्पष्ट बहुमत मिला। तो मेरे ख्याल से चाहे तो भाजपा के पक्ष में हो चाहे गैर भाजपा पार्टियों को स्पष्ट बहुमत मिलना मेरे ख्याल से किसी राज्य या देश के हित में है, क्योंकि वो सरकार जिसको भी वो जनता चुनती है वो निर्भीक होकर के बिना प्रेशर में आए हुए वो अपना काम कर सकती है। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है प्रजातंत्र के लिए। मतलब मेजॉरिटी हो लेकिन अपोजिशन भी थोड़ा स्ट्रांग हो ताकि प्रेशर लगा सके उस पे एक प्रेशर कुकर का जो सेफ्टी वॉल्व होता है उस तरह का काम कर सके। ये भी यहां पर तस्वीर दिख रही है। प्रभाकर जी, मैं आपसे जरा ये समझना चाहूंगा कि अभी देखिए अदर्स में 5 अब आ गया है आंकड़ा, जो कि 3 था 4 था 3 4 था, अब ये 5 आ गया है। और इन 5 में हम ये देख रहे हैं कि सीपीआईएमएल की 1 सीट पर लीडिंग है, एनसीपी 1 सीट पर लगातार काफी देर से लीड कर रही है और 3 इंडिपेंडेंट लीड कर रहे हैं। एनसीपी तो मुझे लगता है कि शायद ये बट नेचुरल है कि वो गठबंधन के लिए एक नेचुरल अलाई बन जाए, लेकिन इंडिपेंडेंट का 3 सीटों पर लीड करना काफी देर से 2 पर लीड करता, 3 पर लीड कर रहे हैं, ये क्या संकेत दे रही है, क्या इशारा कर रहा है? देखिए, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है ना जहाँ पे कि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो उदल बदल लेती है। आपको याद होगा बाबूलाल मरांडी की 6 के 6 विधायक जो है वो पार्टी ही पूरी गायब कर दी। पिछली बार हुआ था, पूरी पार्टी ही गायब कर दी। ये जो इंडिपेंडेंट है 3, इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 3 उसी तरफ जाएंगे जिसकी सरकार बन रही होगी। सीपीआई की और एनसीपी की बात करें तो उनका जो खेमा है वो बटा हुआ है पहले से, वो महागठबंधन और कांग्रेस के खेमे के लोग हैं। और ये बट जब आप देखिए, जब एक विधायक होता है तो आपकी स्थिति बड़ी नाजुक सी हो जाती है, क्योंकि अगर वो उस विधायक ने डिसाइड कर लिया कि हमें शिफ्ट करना है तो पूरी की पूरी पार्टी चलेगी आपकी, 100% शिफ्ट हो गया वो। तो इसलिए आपने झारखंड मधुकोड़ा का एग्जाम्पल देखा हुआ है।
वो थोड़ी स्थिति जी बिल्कुल बिल्कुल उनका एग्जाम्पल देखा हुआ है, बहुत सारी चीजों को हमने मतलब पास में होते हुए देखा है झारखंड में, इसलिए बट ये जो तीन जो है इंडिपेंडेंट जो है इनकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये तीन उसी तरफ दिखेंगे आपको जिस दिन की सरकार बनती हुई दिखेगी, तो उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट मेरा मानना है कि पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने अकेले 81 में से 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, आजसू जो उसकी अलायंस पार्टी है उसने अलग उम्मीदवार खड़े किए, लोजपा ने अलग उम्मीदवार खड़े किए, जदयू ने अलग उम्मीदवार खड़े किए, क्या इसका भी कुछ फायदा नुकसान आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, उसका बिल्कुल नुकसान हुआ है। जैसे जेडीयू ने बहुत सारी सीटों पे इन्हें नुकसान पहुंचाया होगा, हालांकि ये जब आंकड़े आएंगे हमारे पास फाइनल उसके बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल में नुकसान क्या हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट जेडीयू के थे जिन्हें मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था और उन्हें टिकट नहीं मिलने के बाद जेडीयू ने उन्हें मतलब बीजेपी नहीं मिलने के बाद उन्हें जेडीयू ने टिकट दिया है। कुल मिलाकर अगर आप ये देखिए तो बीजेपी शायद इससे बेहतर करती है अगर इन सारी खामियों को पहले वो एड्रेस कर लेते। क्यों नहीं इस पर किसी ने ध्यान दिया, क्यों जेडीयू जैसे उनके जो पुराने अलायंस पार्टनर हैं उन्होंने भी बहुत सारी सीटों पे उन्हें नुकसान पहुंचाया और उन्हें पहुंचाने दिया गया। तो इन सारी चीजों पे तो अब तो इनको आत्ममंथन करना ही होगा, क्योंकि उनके पास कोई और बहुत उपाय बचा नहीं है। लेकिन हाँ, ये इसके साथ में सच्चाई ये भी है कि अभी हम लोग थोड़ा सा और इंतजार कर लें, क्योंकि मैं जैसा बार बार बता रहा हूँ लगातार जो हमें हमारे रट सेंटर से जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें जीत का आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूं, बहुत मतलब कम तस्वीर कुछ भी हो सकती है अगले 1-2 घंटे के अंदर। देखिए तस्वीर जो भी हो, आंकड़े जो भी आए, एक चीज तो सच्चाई है और वो रिजल्ट आ गया है। वो आपका वो रिजल्ट ये है कि सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। अगर सरकार के खिलाफ वोट नहीं किया होता तो अभी तक पटाखे जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर में फूट रहे होते, लड्डू वहां बट रहे होते। सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट किया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं केवल ये बोल रहा हूं कि जो जीत के आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, बहुत कम है, वो अंतर बहुत कम है, और वो अंतर जब तक कम रहेगा तब तक आप बहुत ज्यादा खुशी मत मनाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी बहुत सारे राउंड की काउंटिंग बाकी है, उसे हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है मतलब आप कह रहे हैं शायद खान साहब जो दिल्ली में बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका दिल जो आप धड़का रहे हैं बार बार, शायद साहब ये अंतर कम है भाई, आप खुश ना हो अभी। नहीं देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि 2014 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट शेयर मिला था झारखंड में। 5 महीने बाद जब उसके विधानसभा के इलेक्शंस हुए तो उनका वोट शेयर 31% पीछे हो गया। और आज जो हम लगातार वो देख रहे हैं कि आज शायद वो 15% पे भी नहीं रुकेगा। क्या प्रभाकर जी कुछ ब्रेकिंग न्यूज है क्या आप दे सकते हैं सीधे? भारतीय जनता पार्टी के जी अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसपे मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है वो पीछे हो गए हैं। अच्छा, वो जमशेदपुर से 771 वोट से पीछे हो गए हैं। सरयू राय जो उनके रेबल कैंडिडेट है वो आगे हो गए हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये अंतर देखिए, आप केवल 771 वोट है, इसलिए जब अंतर इतना कम होता है तो किसी भी एक राउंड में बाजी पलट सकती है। अभी मैं जमशेदपुर का ही देखूं, जहां पर जो सबसे वीआईपी सीट है आपका रघुवर दास वहां से जमशेदपुर पूर्व मशरिक जो कैसे हैं, जमशेदपुर पूर्व, वहां से 3 बार रघुवर दास आगे और पीछे हो चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वहां से वो यह है कि 771 वोट से वो पीछे हो गए और सरयू राय आगे हो गए। इसलिए जब 771 को भी लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जमशेदपुर पूर्व जो है यानी जमशेदपुर मशरिक जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये सीट इस सीट पर मुख्यमंत्री यानी वजीर आला रघुवर दास खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त वो 700 कुछ वोटों से पीछे हो गए हैं और उनको टक्कर देने वाले सरयू राय जो उन्हीं के पार्टी के थे, उनके कैबिनेट के मेंबर थे और वो उन्होंने उनके खिलाफ वहां पर ऐलान जंग किया और वो अभी आगे बढ़ गए। लेकिन ये थोड़ा सा अभी मतलब रेस चल रही है, आगे पीछे हो रहा है मामला, लेकिन फाइनली क्या होता है देखना होगा। वो बहुत ही वीआईपी सीट है वाकई। कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ हैं जिन्होंने काफी स्क्रीन प्रेजेंस अपना दिया है अपने तर्कों से और एक्सेल राय से हैं, जाहिर सी बातें पढ़े लिखे हैं तो बातें करते हैं तर्क के साथ। लेकिन ये अभी बड़ा दिलचस्प होगा सीट को देखना। संजय कुमार सिंह जी, मैं आपसे थोड़ा इस पर टिप्पणी लूंगा। इस सीट पर किस तरह की रेस आप देख रहे हैं और ये क्यों ऐसा मतलब खेल हो रहा है? रघुवर दास खुद वहां मौजूद हैं, सरयू राय उनके साथ हैं, मतलब वो उन्हें ऐलान जंग उन्होंने किया था वहां पे, और गौरव वल्लभ हैं। बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है।
अब देखिए, मुख्यमंत्री खुद जो कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे प्रदेश के विकास के जिनके ऊपर जिम्मा था, अगर वो खुद ही पीछे अगर चल रहे हैं, हाँ। ये साफ दिखाई देता है कि जनता ने भाजपा को इस 5 साल के सरकार को बहुत पसंद नहीं किया। ये बिल्कुल स्पष्ट और एक सैंपल सर्वे के रूप में देखा जा सकता है पूरे राज्य में। जो मुख्यमंत्री खुद ही अगर एक वोट से भी अगर पीछे चल रहा हो, तो मुझको लगता है कि जनता उनके 5 साल के कार्यकाल को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया है। तो मुझको वैसे तो ये शुरुआती आंकड़े हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, अंतिम दौर तक मुझको लगता है लास्ट बॉल में ही जाकर डिसीजन होगा कि कौन जीतेगा और हारेगा। मगर ये मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के लिए अपने आप एक बहुत ही चौंकाने वाले, और पूरे मतलब भाजपा सरकार को जनता ने 5 साल में बहुत ज्यादा नहीं पसंद किया। मैं इस सीट के आंकड़े से यही देख रहा हूँ। जी शायद साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। गौरव बल्लभ बिल्कुल एक बड़ा चेहरा, और ऐसा चेहरा जिसकी शायद आज के बहस मुबाहिसे के लिए जरूरत पड़ती है किसी पार्टी को, वो वहां पर अभी रेस में नहीं है, मतलब दिख रहा है ऐसा। ठीक है, रघुवर दास अगर वो पिछड़ रहे हैं तो आप खुश तो होंगे उससे, लेकिन गौरव बल्लभ आगे नहीं बढ़ पा रहे, इससे आपको नाराज होना चाहिए, मतलब दुख होना चाहिए थोड़ा, है आपको? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज जो है, जाहिर सी बात है, अफसोस होता है कि जो है हम उम्मीद कर रहे थे कि वो एक और अच्छी, और हम अभी लगातार भी अभी भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा वो जो है अपने जैसे बातें मजबूती से सामने रखते हैं वो वैसे ही रखते रहेंगे और जनता उन्हें जो है पसंद करें। बहरहाल, जिन्होंने अपनी 5 साल की सरकार यहाँ पे चलाई झारखंड, और जो ये आश्वासन दिए थे उसके ऊपर जो है हम ये लगातार देख रहे हैं कि वो आज पीछे हैं। यानी एक सीएम होने के बाद जो है वो आज 700 वोटों से अगर पीछे चल रहे हैं, तो ये भी बहुत जो है इंडिकेशन पूरी स्टेट में जा रहा है, और ये बता रहा है साफ साफ जो है, और ये स्पष्ट है कि झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो वोट किया है। और बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं साहब जो है, जिसके लिए नहीं कि आप अगर हंगर की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल जो है 18 लोग जो है भूखमरी की वजह से झारखंड में मर गए। कितने अफसोस की बात है। मैं ये कहूंगा 27 महिला जो है वो लिंचिंग की वजह से जो है वो मर गई झारखंड में। मैं ये बताना चाहूंगा मॉब लिंचिंग में गाय रक्षा के ऊपर जो है 17 लोग जो है तीन साल में जो है मर चुके। यानी आप ये देखिए, कहां आप हर चीज जो चीज आप खोल देखेंगे वो हर चीज में झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है बोला हुआ था और बोल रखा था, जिसकी वजह से आज जो है हम ये परिणाम मिल रहे हैं। और हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि इनकी जहां पहले बढ़त थी 2017 का, मैं बार बार आप एग्जांपल इसलिए ही देता हूं कि ये 70% पे थे 2017 में, आज 40% में, और आज जब झारखंड का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो ये 35% से नीचे चले जाएंगे। यानी भारतीय जुमला पार्टी जो हम ये बोलते रहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी, ये जुमलेबाज पार्टी, ये क्लियर है, और जनता अब इसको जनता जो है अब इनके खिलाफ वोट करके जो है वो दिखा भी रही है, एक तरफा हो चुके हैं। और बहुत अफसोस की बात होती है, झारखंड में मैनिफेस्टो में जो वादे किए जाते हैं, जो वादे किए गए थे, आज तक एक वादा भी जो है पूरा नहीं किया गया। शायद साहब फिर भी मैं कहूंगा कि 81 सीटों वाले असेंबली में 81 में जो है 30 सीट पर कोई पार्टी और आदिवासियों को 50 जीत हासिल करती है और सबसे बड़ी पार्टी होती है, इसका मतलब 7 लाख जॉब उसे आवाम ने नकारा नहीं है पूरी तरह से। ये जवाब है झारखंड की जनता का। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि 81 में से कोई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है 30 सीटों के साथ, जो 30 का भी आंकड़ा सामने दिख रहा है, मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूं, तो ये समझा जाएगा कि उससे झारखंड की जनता ने पूरी तरह से नकारा नहीं है, शायद एक सबक दिया है कि आपने शायद बहुत बेहतर नहीं किया। नहीं, देखिए, आप ये अगर ये कहेंगे कि अगर कोई 38 या 40 का मार्जिन होता तो आप ये जरूर बोलते। आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने नंबर्स पे थी और आज कितने नंबर पे है। आज आप ये देखिए, जो साथ में चलने वाली जो मौजूदा जो गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी के साथ में चल रहे थे जी, एलजेपी चल रही थी, वो आज जो है वो लगातार पहले स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे। एजेएसयू जो थी वो भी जो है अब लगातार जो है बोल रहे हैं कि वो भी अलग जो है अलग अलग इन्होंने कंटेस्ट किए हैं। साफ साफ सी बात ये है, साफ साफ से इंडिकेशन है भारतीय जनता पार्टी आज एक अकेली पार्टी है जो खड़ी हुई है, और जो आज ये परिणाम जो है वो लगातार इनकी डिप्रेशन में ही है, यानी इनकी वोट शेयर लगातार कम हो रहा है। जनता यानी जो है पसंद जो है इनको नहीं कर रही है। ठीक है प्रभाकर जी, ये सच्चाई। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि फिर से जो आंकड़ा है आपके सामने है, बीजेपी 30 सीटों पर लगातार अभी लीड कर रही है, जेएमएम प्लस
40 सीटों पर लीड कर रही है, जेवीएम 3 सीटों पर लीड कर रही है, आजसू 3 सीटों पर लीड कर रही है, अदर्स का आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है, जिसमें से एक एनसीपी है, एक सीपीआईएमएल है, 3 इंडिपेंडेंट हैं। कहा जाता है प्रभाकर जी कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है। क्या मुद्दे ऐसे रहे झारखंड में जिसने बीजेपी को उतनी कामयाबी नहीं दी या 65 के पार नहीं कराया? देखिए, क्योंकि मैं चुनाव प्रचार में भी लगातार झारखंड जाता रहा और मैंने उसको काफी नजदीक से देखा। जो दो चीजें जिस पर बीजेपी उसका जवाब नहीं दे पाई, जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई, एक तो आदिवासी और गैर आदिवासी का मुद्दा, दूसरा जो सीएनटी एक्ट जो था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की जो बात हुई थी, और एसपीटी पर जो पूरा हंगामा मचा था, उसका भी साथ खामियाजा बीजेपी को भोगना पड़ा है। क्योंकि वो मुझे लगता है कि जल्दीबाजी में किया गया एक फैसला था जिसे उन्होंने बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया, जिसकी चर्चा लोग सड़कों पे कर रहे थे। और जो जेएमएम का जो कैंपेन था, वो कैंपेन उन्होंने पूरी की तरह से रूरल ऑडियंस पे, रूरल वोटर पे उन्होंने कंसंट्रेट कर दिया था, अपना आदिवासियों पे कंसंट्रेट कर दिया था। वो आदिवासी हित की बात कर रहे थे। उन्होंने लोगों के दिमाग में ये घर कर दिया कि आपके पास एक नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री है जो आपकी बात नहीं कर सकता, आपकी बात सोच नहीं सकता। और ये सारी चीजें जो है, ये अगर जैसे आंकड़े हमें दिखा रहे हैं, तो इससे अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो लोगों को ये बात समझ में आ गई और बीजेपी इसे काउंटर नहीं कर पाई। देखिए, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर चेंज हुआ है, वो आंकड़ा जो 28 से 42 की ओर बढ़ गया। 28 और 42, 10 का जो गैप था, अब ये गैप जो है बढ़ गया, 14 का हो गया, 14 का गैप हो गया, 14 का गैप हो गया। तो अब जो है, अब उन्हें बोलिए अपने पटाखे निकालने शुरू करें और आधे घंटे और वेट करें। आधे से 1 घंटे के बाद वो पटाखे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ना चलाए। अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। अच्छा, एक बड़ा ये देखा गया है कि ये एक बहस रही। मैं संजय जी आपका भी इसी जवाब लूंगा, आप जवाब रेडी रखिएगा। प्रभाकर जी से पहले जवाब ले लेते हैं कि जो स्टेट का इलेक्शन होता है, स्टेट के इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी एक पॉलिसी थी उनकी, और उनको काफी इसका फायदा मिला भी। स्टेट के इलेक्शन में पूरी जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, बड़े चेहरे, नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते हैं वहां, वज़ीर आज़म और अमित शाह पहुंचते हैं, तमाम बड़े चेहरे जो है स्टेट के इलेक्शन में वो कैंपेन करते हैं। और ये मुद्दे भी रहते हैं। अभी महाराष्ट्र में और हरियाणा में हमने देखा कि आर्टिकल 370 का मुद्दा बीजेपी ने बहुत उछाला, पुलवामा एयर स्ट्राइक का मुद्दा बहुत उछाला, लेकिन शायद ऐसा लगा कि नहीं, रीजनल पॉलिटिक्स में नेशनल मुद्दे कुछ थोड़े कम पड़ जाते हैं, या मतलब उसका जो लेवल है थोड़ा कम हो जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस का लायक नहीं होता। क्या झारखंड में भी ऐसा कुछ हुआ प्रभाकर जी? नहीं, देखिए, जो आंकड़े दिखा रहे हैं उस आंकड़ों से एक चीज तो क्लियर है, वो कि जो हम हाइपर नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, या इस तरह के जो मुद्दे थे जो बीजेपी समझ रही थी जिसे फायदा मिलेगा, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो। क्योंकि देखिए, सीए और एनआरसी का आप टाइमिंग देखिए, ये उस समय आया है जब झारखंड इलेक्शन एकदम पीक पे था, अपने उफान पे था, चुनाव प्रचार 2 राउंड हो चुके थे, 3 राउंड बाकी था, और अमित शाह जी ने कहा वहां पर कि एनआरसी हम लाएंगे, पूरे देश में लाएंगे। उस चीज को उन्होंने बार बार कहा भी। राम मंदिर बनाएंगे 4 महीने के अंदर, और आसमान छूता और जो है उसका कद होगा बहुत ऊंचा। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, लेकिन क्या इसका फायदा मिला उनको? अगर इन चीजों का फायदा मिलना होता और जनता जो है अगर इन चीजों को एक्सेप्ट करके इसके ऊपर वोट देती, अगर ये ऐसे भूचाल लाने वाले मुद्दे होते, तो बीजेपी को भी 60 के आंकड़े पे बैठा होना चाहिए था। अगर वो स्ट्रगल कर रही है 30 क्रॉस करने में, तो इसका मतलब यह है कि जो जनता है उसके ऊपर इसका वैसा असर पड़ नहीं रहा है जैसा असर बीजेपी के नेताओं ने सोचा था कि पड़ेगा। अगर आप किसी भी चुनाव की बात करें तो वहां पे हर समय जो है वो मुद्दे लोकल भी होते हैं और नेशनल भी होते हैं। इट इज ऑलवेज अ मिक्स। ऐसा कभी नहीं होता कि हम नेशनल मुद्दों को नकार दें। अगर राम मंदिर का कोई वर्डिक्ट आ रहा है, अगर सीएए की बात हो रही है, एनआरसी की बात हो रही है, तो उससे भी एक तबका है, बड़ा तबका है जो अफेक्टेड होता है। और साथ में जो लोकल मुद्दे होते हैं, उनके सड़क गली की जो समस्या होती है, या उनसे उनकी जाति से जुड़ी हुई जो समस्या होती है, या उनके कैंडिडेट जो पर्टिकुलर जाति के होते हैं जिसके लिए वो वोट करते हैं, तो ये चुनाव में जो वोट होगा वो इन सारी चीजों का जो कंबाइंड असर होता है, उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि केवल लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए या केवल नेशनल मुद्दे पर लड़ा जाए। जी संजय जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा, आपने काफी करीब से देखा होगा, चूंकि
इसमें मतलब आंकड़े जो भी रहे हों और विकास का ग्रोथ वो आगे गया पीछे गया, हमारी जीडीपी कम हुई ज्यादा हुई, 45 साल में रोजगार सबसे निचले स्तर पर गया ऊपरी स्तर पर गया, ये तमाम फिगर एंड फैक्ट्स अपनी जगह पे हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो वहां सीधे आंखों में आंखें डालकर, मतलब बिल्कुल आमने सामने देखते हुए जब स्टार कैंपेनर कैंपेन करते हैं और वहां जो ऐसा तबका जो पहुंचता है उस रैली में जिसने शायद टेलीविजन नहीं भी देखा हो, अखबार में नहीं भी पढ़ा हो या सोशल मीडिया पर नहीं भी देखा हो, वो सीधे उनको सुनता है, उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। क्या इस चुनाव में इसका असर थोड़ा फीका पड़ा? देखिए, मुझको लगता है कि जैसे कि झारखंड में भाजपा उसके जितने प्रचारक थे बार बार डबल इंजन की सरकार है, मगर झारखंड के जनता को पसंद होता डबल इंजन में आगे का इंजन झारखंड का हो और पीछे से केंद्र का जो इंजन है वो उसको धक्का दे। मगर अगर आप सबसे इंजन आगे आप केंद्र सरकार के रखेंगे, क्योंकि स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लोग वो जानना चाहते हैं कि किसके पास वो अपना समस्या लेके जाएंगे। वो रांची में अपनी समस्या को लेके जाना चाहते हैं, दिल्ली तक पहुंच पाना वो जानते हैं कि उनके लिए मुश्किल है, वो संभव नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके सड़क की मरम्मत हो, उसके लिए वो अपने स्थानीय नेता के पास जाएंगे। वो नरेंद्र मोदी के पास वो शिकायत लेकर नहीं जा पाएंगे। तालाब में पानी चाहिए तो नरेंद्र मोदी के पास नहीं जा पाएंगे। इन सभी बातों के लिए स्थानीय चुनाव में मेरे ख्याल से स्थानीय नेता और वहां का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही चीज देखने में मिला, चाहे हरियाणा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, या पिछले साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। स्थानीय मजबूत आपके नहीं होंगे जो लीडर, तो वहां के लोग को इतना विश्वास नहीं आता। वो जानते हैं कि हर एक समस्या का हल नरेंद्र मोदी और उनके पास पहुंच पाना मुश्किल है। इसलिए मुझको झारखंड में भी लगता है डबल इंजन की सरकार, आगे के इंजन इनके केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की रही और इनका रघुवर दास का इंजन जो पीछे से था ये लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं पसंद किया। आगे का इंजन होना चाहिए था रघुवर दास का और पीछे से जो उसको ताकत देते ये होना चाहिए था नरेंद्र मोदी के। तब ये डबल इंजन की सरकार लोगों को पसंद आता और उसके फेवर में तो वो वोट भी करते। लेकिन आगे के इंजन अगर रघुवर दास की होती भी, लेकिन रघुवर दास जो ड्राइवर है उनको भी लोगों ने शायद उतना पसंद नहीं किया। जैसे प्रभाकर जी कह रहे थे कि पार्टी के अंदर ही उनको लेकर के काफी अलग अलग जो है आवाजें उठ रही थी और बड़ा ऑटोक्रेटिक उनका स्टाइल था, इसलिए ना आगे के इंजन के तौर पर उनको पसंद किया, ना इंजन के ड्राइवर के तौर पर पसंद किया। जो फिलहाल एक बात अभी एनालिसिस में सामने आ रही है। प्रभाकर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 मैं केवल आपको अपडेट दे रहा हूं। जो अभी तुरंत जमशेदपुर से हमारे पास अपडेट आया, जो 700 का आंकड़ा था वो बढ़ के 1100 हो गया। 1100 वोट से पीछे हो गए रघुवर दास। अच्छा। तो ये उनका वो आंकड़ा, वो फासला बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो दुमका से हेमंत सोरेन आगे हो गए हैं जी। दुमका में हेमंत सोरेन पीछे चल रहे थे और वो 2 सीटों पर हालांकि चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी सीट से वो आगे थे। दुमका से भी अब वो आगे बढ़ गए हैं। जीत हासिल की भी थी, लेकिन इस बार दुमका पिछली बार हार गए थे, इस बार आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी खबर मतलब जेएमएम के लिए और सीएम के कैंडिडेट के लिए। एक तरफ सीएम का कैंडिडेट जो सीएम था मतलब अभी है और वो आप कह रहे हैं कि वो पिछड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सीएम कैंडिडेट गठबंधन ने सामने रखा है वो दोनों सीटों पर लीड कर रहा है। ये मतलब मुझे लगता है कि अलग अलग पार्टियां ऐसे बहुत अपने अपने स्तर पर इसका एनालिसिस करेंगे कि हाँ किसमें क्या बात है। शायद मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि एनआरसी और सीए का कुछ असर इस चुनाव के नतीजों में दिख रहा है आपको? देखिए, मैं और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत साफ और बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर हैं कि वी आर अगेंस्ट सीएए एंड एनआरसी। उसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि जो मैं हमेशा बताता भी हूं कि वो हमारे आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 15 के अगेंस्ट है। तो जो कानून बनाया गया, जब सबको इक्वालिटी दी ही नहीं जा रही, हम उसके खिलाफ हैं और उसका रिजल्ट भी हमें जो है अब नजर आ रहा है। और मैं आपको यह भी पेश कर दूं, आज आप लोकसभा करवा लीजिए, आज आपको जनता जवाब दे देगी। साफ मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से क्लियर बिल्कुल मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की तरह ये बात कर रहे हैं कि आप जनमत करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आज हमारे मैं क्यों बोलता हूं सीए नहीं, एक ही फैक्टर नहीं है जो आप सिर्फ सीए और एनआरसी को कह रहे हैं। आज महंगाई देख लीजिए, आलू प्याज टमाटर के भाव देख लीजिए, आज आप भूखमरी देख लीजिए कितनी बढ़ गई है हमारे देश में। आज आप एक इशू है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का क्या हाल हुआ है जी। संजय जी, क्या प्याज का भी कुछ असर है क्या? एक्सपोर्ट 7%। प्याज ने प्यार पे मतलब पानी फेरा है क्या? देखेंगे आप, उसमें आपको नुकसान नजर आएगा हमारे देश का। प्याज ने प्यार पे पानी फेर दिया क्या? बिल्कुल साहब, 150 रुपए 200 रुपए की प्याज ने बिल्कुल फेरा है, वैसे ही टमाटर ने भी फेरा है, वैसे ही आलू ने भी फेरा है। ये सब जो है एक कंबाइन वो है। महंगाई ये है अच्छे दिन
क्या इसी के लिए लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी को? जी। सच्चाई ये है कि आज हमारे देश में भूखमरी बढ़ती जा रही है। एजुकेशन की बात करें, मैं एजुकेशन पे बताता हूं, जहां हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन पे यानी पढ़ाई लिखाई पे 4.57% होता था, आज वो घटा के 3.7% कर दिया गया, प्लस 4% सेस लगा के। नहीं, और झारखंड के ताल्लुक से तो ये बातें भी बार बार कह रहे हैं, अभी गुलाम नबी आजाद भी कह रहे थे कि झारखंड में बड़ी तादाद में सरकारी स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर लिया गया, ये फैसला लिया गया। ये मुझे लगता है हर कि चीज, मैं तो कहता हूं चैनल पे आप जो है चैलेंज करके भारतीय जनता पार्टी वालों से कि आप मुझे कोई एक ऐसा वो बता दीजिए जिसमें आप ये कामयाबी मानेंगे। जी ठीक है। संजय कुमार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हो जी, क्या प्याज ने भी प्यार में पानी फेरा है? कुछ ऐसा लग रहा है। उसकी भी भूमिका तो जरूर है। लोग जब परेशान होंगे और वो देखते हैं कि परेशानी के कारण कौन है, वो केंद्र सरकार भी भाजपा की है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो वो तो देखते हैं कि भाई इनके वजह से हमारे आंखों में आंसू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा चाहे वो उसके विरोध में तो जरूर वोट करते। इसकी भी एक भूमिका होगी, मगर उसके अलावा मुझको लगता है कि लोगों में इतना विश्वास नहीं आ पाया कि वहाँ के स्थानीय मुद्दे को वो दिल्ली की सरकार सब चीज को वहां से वो कर पाएगी समाधान। तो मुझको लगता है कि स्थानीय सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए थी उसकी मजबूती से और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। कि पूरे प्रचार के दौरान हम लोगों ने देखा कि ज्यादा केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व आके वहां प्रचार और बातें हुई 370 की, बातें हुई अयोध्या की, सभी वो भी महत्वपूर्ण है, मगर लोग वहां स्थानीय मुद्दों को ज्यादा सुनना चाहते हैं क्योंकि वो उनके आम जीवन से जुड़ा होता है। अब वो चाहते हैं उन समस्या को वो अपने स्थानीय नेतृत्व को ही बताए जो कि उसका समाधान कर सके। तो ये मुझको लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप बीजेपी लीडरशिप की तरफ से झारखंड में साफ दिख रहा है। जी प्रभाकर जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मुझे लगता है उसको जरूर टच करना चाहिए। झारखंड के इलेक्शन में रेवेन्यू एक बहुत बड़ा मतलब एक रोल प्ले करता है। मतलब झारखंड से जितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है, चूंकि वहां पर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं और बहुत जोर होता है कि झारखंड जो है हमारे हाथ में है। हर पार्टी चाहती है कि झारखंड पर इक़्तिदार हमारा हो, चुके उससे जो है, क्या आपको लग रहा है कि इसको लेकर भी एक बड़ा फोकस रहता है पार्टियों का? और अगर झारखंड बीजेपी के हाथ से स्लिप आउट होता है तो ये एक उस टर्म में जो मैं बात कर रहा हूं, खनिज का बार वहां पर है, ये एक बड़ी हार होगी किसी भी पार्टी के लिए अगर वो लूज करती है झारखंड जैसे राज्य। देखिए, बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ सरकार बनाएगी, वो खनिज पदार्थ का अगर वो प्रचुर मात्रा में वहाँ है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के पार्टी कोष में जमा हो जाएगा या कल जेएमएम के पार्टी कोष में या कांग्रेस के पार्टी कोष में जमा हो जाएगा। टोटल जो ये मामला नोशन का है, ये मामला पोस्चरिंग का है, ये मामला जो है मैसेजिंग क्या हो रहा है उसका है। झारखंड संख्या बल पे या ऐसे कितना भी छोटा स्टेट हो, बीजेपी अगर एक स्टेट हारती है तो एक जो मैसेज जाता है वो मैसेज गलत है, और ये मैसेज पैन इंडिया जाता है। ये मैसेज केवल झारखंड का मतलब नहीं है। आप इस देश का छोटा से छोटा स्टेट ले लीजिए, जहां अगर कल चुनाव होना हो और बीजेपी अगर हार जाए तो जो मैसेज जाता है लोगों में पूरे देश में वो गलत जाता है। तो खनिज संपदा यहाँ ज्यादा है, इसके चलते झारखंड की महत्ता बढ़ गई है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो जो भी सरकार होगा वो सरकारी संपत्ति होती है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लोगों के मन में ये बात जरूर होती है, जो वोटर्स होते हैं उनका मानना है कि अगर ये मिनरल रिच स्टेट है, कैश रिच स्टेट है, तो यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं। झारखंड की एक विडंबना है, वो विडंबना ये है कि वहाँ की धरती जो है वो बहुत अमीर है, धरती जो है सोना उगलती है, कोयले और जो माइंस हैं बहुत सारे इनके पास हैं, लेकिन उसी समय जो वहाँ के लोग हैं वो मजदूर से ऊपर नहीं कुछ कर पाए हैं। वो आज भी मजदूरी ही कर रहे हैं वहां पे, और जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है वहां का, नहीं मजदूरी ही नहीं कर रहे। एक तो मजदूरी कर रहे हैं, दूसरे ला के बड़ी तादाद में वहां के लोगों का या मजदूरों का पलायन होता है, उन्हें वहां काम नहीं मिल पाता तो दूसरे राज्यों में जाते हैं। जी बिल्कुल। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि झारखंड के जो मिनरल्स हैं उसका दोहन होता है, तो ये वहां के लोगों का मुद्दा है।
लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से अगर आप इसको देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो छोटा से छोटा राज्य भी हारना जो है उसके लिए बराबर है, क्योंकि वहां पर रेवेन्यू की जो बात होती है तो रेवेन्यू तो सरकार का है, रेवेन्यू पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। लेकिन उसका जो मैसेजिंग जाएगा लोगों में, आज के दिन अगर ये आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे अगर ये सीमेंट हो गए तो कांग्रेस में जो अकबर रोड में वहां जो ढोल नगाड़े बजेंगे उसकी जो गूंज होगी ना वो पूरे देश में सुनाई देगी। और वो ढोल नगाड़े जो है वो नहीं चाहते हैं कि बजे, बस टोटल मामला यहीं पे है, क्योंकि वो उसके बाद बहुत दिन लगेगा इन्हें समझने में, लोगों को। चलिए ठीक है, मैंने रेवेन्यू एक बहुत ही ऑफिशियल टर्म का इस्तेमाल किया था, इसलिए आपने बहुत ऑफिशियल जवाब दिया। बहरहाल उसके पीछे के बहुत सारे मानी मतलब हैं। एक और सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से वहां पर अडानी का जो बिजली का प्लांट लगना था, वहां से कई खबरें बीच में ऐसी आई थी कि उसको लेके जो जमीन का अधिग्रहण हुआ उसको मतलब शायद वो ऑफिशियल रहा हो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वहां के लोगों में एक रोष था, गुस्सा था कि जमीनें हमसे जबरदस्ती छीनी जा रही हैं और जुल्म किया जा रहा है हम पर, मतलब एक मैसेज था ऐसा। क्या इस मैसेज को जेएमएम जो है इस इवेंट को या इस पूरे इसको भुनाने में कामयाब रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये झारखंड की समस्या नहीं है, पूरे भारत में ये समस्या है कि आज के दिन में अगर आप जमीन अधिग्रहण करने जाएंगे तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं और जो भी ऑपोजिशन में होता है वो उसे भुनाने लगता है। झारखंड में भी ये बातें हुई हैं, झारखंड में लोग लगातार सड़कों पर रहे उस पूरे मामले में और बहुत लंबा प्रोजेक्ट पूरा लटका भी हुआ है, यार आप देख भी रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये मामला लटका हुआ है। और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो जो प्रोटेस्टिंग लोग हैं उनके साथ जाके खड़ी हो जाती हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जहाँ पे बीजेपी अपोजिशन में है वहाँ बीजेपी जाके खड़ी हो जाती है, तो इसलिए ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सही है। अगर बीजेपी जहाँ ये एक बड़ा अच्छा जवाब है। मैं शायद साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो प्रभाकर जी कह रहे हैं कि छोटे से छोटे राज्य में भी कहीं हार या जीत होती है, लेकिन अभी मौका ऐसा है कि उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। क्या कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को जो अभी आंकड़े नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर यही आंकड़े नतीजे में बदल जाते हैं तो क्या इस नारे को एक जवाब मिलने वाला है? क्या इसकी गूंज वाकई दिल्ली तक आएगी? क्या कांग्रेस जो अभी इस कश्मकश में है कि सीए के मुद्दे पर खुलकर इसका विरोध किया जाए या ना किया जाए, अवाम के साथ सड़कों पर उतरा जाए या ना उतरा जाए, क्या इसमें भी एक नई ताकत मिलेगी? सबसे पहले आजम साहब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सीए के खिलाफ, और यह है आज भी प्रियंका गांधी जी दिल्ली में प्रोटेस्ट के अंदर रैली में है, मैं ये प्रश्न और क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन 2-2 3-3 घंटे, कभी 10 मिनट, कभी 50 मिनट, कभी 1 घंटे। आजम साहब सुनिए, फर्क तो हमारे देश में भाई कोई भी राज्य हो, कोई भी चुनाव हो, फर्क तो बिल्कुल पड़ता है, एक मैसेज जाता है और ये 5वीं बार ऐसा मैसेज जा रहा है। मैं तभी आप मैं क्या उस पर कब तक फैसला हो पाएगा? सुनते हैं। अरे बोलो भाई, कब करना तब करेंगे, जल्द से जल्द हो जाएगा सर। आज एक कांग्रेस पार्टी के लिए तो सत्याग्रह भी आप लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग झूठ फैलाते हैं एनआरसी पे। जी शायद साहब आप कंटिन्यू करें। जी मैं ये क्लियर करना चाहता था कि शुरुआत तो गुजरात से ही हो चुकी थी। जब एक गुजरात में जाके एक टफ फाइट दी थी, जब वहां पे विधानसभाएं हमने हरवाई थी, तब से मैसेज चला गया था और तब से ही जो है हमने लगातार हर स्टेटों में ये देखा, लगातार जो ये आंकड़े देखा। और कुछ ऐसी स्टेटें हैं जहां पे ये तोड़ने का काम करते हैं, जैसे हमने देखा कर्नाटका में भी देखा, हमने जो है गोवा में देखा कि कुछ सीटें होने के बाद जो है आप सरकार बना लेते हैं। अगर केंद्र में सरकार ना होती आपकी, तो ये भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं चैनल के ऊपर जो है, यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती इन स्टेटों में जहां पे 1-1 और 2-2 नंबर्स आए हुए हैं। सच्चाई की बात यह है कि आज और ये रिवर्सल अब हुआ है, जो ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, ये सब भाजपाई वाले लोग हैं, ये आरएसएस वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो नेशन को 2 लोगों में, जो 2 नेशन थ्योरी वाले लोग हैं, ये जो 1935 में इन्होंने क्लियर कर दिया था ये चीज जो है। ये वो लोग हैं जो हमेशा डिवाइड एंड रूल में, हाँ अंग्रेजों ने हमारे देश में इसलिए तो राज किया था जब वो फूट डाल पाए थे। हमने फूट देखी, हाईएस्ट नंबर ऑफ कम्युनल वायलेंस रिकॉर्डेड देखी हमारे देश में। धीरे धीरे शायद साहब मेरा सवाल सीधा है, जो अभी प्रभाकर जी कह रहे थे कि इसकी गूंज जो है पूरे देश में सुनाई देगी, इसका मतलब कुछ है। कांग्रेस अगर जेएमएम अलायंस, आपका अलायंस अगर वहां सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है तो इससे कांग्रेस को अपनी पॉलिसी मेकिंग में कितनी ताकत मिलेगी? झारखंड का इलेक्शन की बात चल रही है तो वहां के लोकल मौजूदा मुद्दे जो हैं वो हाईलाइट करने बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी हैं।
जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है आदिवासियों की जो जमीन में अबेटमेंट एक्ट लेके आए थे, जिसमें उनकी जमीन जो है बिना परमिशन के छीनी जा रही थी, एक वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए। उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, विमेन उत्पीड़न यानी महिलाओं का उत्पीड़न जो है वो झारखंड की अगर बात करें जहां सबसे ज्यादा कम रेशियो में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लिहाज से सबसे ज्यादा कम था, आज वो बढ़ते बढ़ते ऊपर आ रहा है। यानी 2011 में 6.3% जो है रेप केसेस रजिस्टर्ड अगर होते थे तो आज वो 8.5% पहुंच चुके हैं। तो ये तो झारखंड का हाल हो चुका है। मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा, हर वजह से बताऊंगा। आज हमारे देश की अगर ओवरऑल की बात करूं, आज जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए 4.5%, कहां 10.3% पे हम 3 मरतबा लेके गए थे यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार। एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात कर लीजिए 5.6% हमारी यूपीए के टेन्योर में था, आज देख लीजिए 3.8%। यहां तक सरकार ये तक आंकड़ा नहीं लेके आ रही है कि किसानों का ना बताना पड़े, कि किसानों का ये ना बताएं कि खुदकुशी कितनी कर ली है किसानों ने, उसके आंकड़े भी छुपा लिए जाते हैं जी। बहुत अफसोस की बात है, ये सरकार जो है वो हर तरीके से जो मुद्दे आपने अभी यहाँ सामने लाए हैं, बेशक उनमें ये झारखंड में बेरोजगारी और झारखंड में मॉब लिंचिंग में झारखंड का सरे फहरिस्त आ जाना, पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि झारखंड में आखिर ये क्या हो रहा है। शायद ये भी एक वजह है कि झारखंड में ये नतीजा आपको सामने दिख रहा है। और एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि जो टोटल आंकड़े हैं वो 81 असेंबली सीटों के हैं। झारखंड में कुल 81 असेंबली सीटें हैं। 81 में से किसी भी पार्टी या अलायंस को हुकूमत साजी के लिए 42 सीटें चाहिए। अभी आप आंकड़े देख रहे हैं, बीजेपी के पास 30 मतलब सीटें पर बीजेपी लीड कर रही है सीटों पर, और जेएमएम का जो अलायंस है वो 40 सीटों पर लीड कर रहा है, जिसमें जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी है। मतलब यह है कि अगर इसको और 2 सीटें मिल जाती हैं तो आराम से कंफर्टेबली ये हुकूमत बना लेंगे, लेकिन अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा। जेवीएम जो झारखंड विकास मोर्चा है उसके 3 सीटों पर वो लीड कर रही है, बाबूलाल मरांडी की पार्टी है। और आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये भी सुदेश महतो की पार्टी है, जो पिछली सरकार में 2014 से लेकर जो सरकार झारखंड में चली आ रही थी उसमें बीजेपी के ये शरीक रही थी। और अदर्स में 5 हैं, इनमें से सीपीआईएमएल की 1 सीट पर लीड कर रही है, एनसीपी 1 सीट पर लीड कर रही है और 3 इंडिपेंडेंट हैं जो लीड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी का जो आंकड़ा है, पिछले करीब 2 घंटे से ये एक स्टैटिक सा ये आंकड़ा होकर रह गया है कि बीजेपी 28 से 30, 31 तक फ्लक्चुएट कर रही है। जेएमएम अलायंस वो जो है 39 से 42 तक के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर यही सिचुएशन रही और ये नतीजों में तब्दील हो गया तो ये मान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के क़यादत में जो अलायंस है, जिसके मुखिया, जिसके कायद हेमंत सोरेन हैं, वो झारखंड के अगले वजीर आला बनने जा रहे हैं। अगर 1-2 सीटें कम पड़ती हैं तो एनसीपी 1 सीट पर लीड कर रही है। अगर वो एनसीपी जीत जाती है तो जाहिर है कि वो नेशनल अलाई होगी। इसकी ये तस्वीरें फिलहाल मैंने आपको बता दी। शायद साहब मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं, मैं सीधा सवाल करूंगा, क्या शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कांग्रेस अब खुलकर सड़कों पर आएगी? क्या कांग्रेस को इससे ऑक्सीजन मिलता नजर आ रहा है इस नतीजे से? देखिए आजम साहब, मुझे हैरानगी होती है आप ये कह रहे हैं। आप ये देखिए 100 केसेस रजिस्टर सिर्फ जो है जामिया यूनिवर्सिटी के हुए कि वहां अंदर घुस के पुलिस वालों ने लड़कियों की हड्डियां तोड़ दी। आप समझ सकते हैं, उन महिलाओं की, उन लड़कियों की हड्डी तोड़ दी जो अगर अंदर, वो भी यूनिवर्सिटी के घुस के। हमने लगातार जो है क्लिपिंग्स ऐसी हर जगह के ऊपर पूरे देश भर में प्रोटेस्टों में देखा कि क्या जुल्म जो है, क्या अत्याचार जो है आज पुलिस ने किया है। और कुछ लोगों ने तो उसको जलियांवाला बाग से भी कंपेयर किया। तो आप ये देख सकते हैं, है अफसोस की बात या नहीं है, लड़कियों को मारा गया, लड़कियों की हड्डियां तोड़ी गई, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के। और हम ये लगातार क्लिपिंग्स जो हैं, लगातार जो है पूरे देश भर में देख रहे हैं कि अगर इनसे पूछा भी जाए और इनके आला अधिकारियों से अगर पूछते हैं कि फायरिंग क्यों की आपने, तो जवाब देते हैं या ये बोलते हैं कि हमने जो है फायरिंग नहीं की। जबकि जो है सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल के जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो तक इसकी पुष्टि कर देते हैं कि गोली से जो है यहाँ पे लोग एडमिट हो रहे हैं और जो है गोलियों से मौत भी हुई है। मतलब इतना अत्याचार जो है पूरे देश भर में, और इतना देश भर में गुस्सा जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारा भी उतना ही गुस्सा है, क्योंकि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं।
महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर साहब के जो है के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं मानते तो किस चीज के लिए फिर गांधी जी को अपना बोलते हैं, किस चीज के लिए फिर जो है ये अंबेडकर साहब को अपना बोलते हैं, जब उनके विचारों पे ही नहीं चलते। ये आज दुख ये बात है, दुख की बात यही लगती है हमें जी कि हर जगह जो है ये बोलते जो हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। बोलना करनी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है इन लोगों की। किसान लगातार जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड केसेस जो है हमारे पूरे देश में रजिस्टर्ड होती जा रही हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये आंकड़ा दे रहा है कि जहां पहले 55वें नंबर पे थे, आज हम 100 नंबर के नीचे खड़े हैं। यानी हमारे देश में भूखमरी मरती जा रही है। जो भूखमरी इस वक्त झारखंड में, मैं आपको बता चुका हूं कि 18 लोग जो हैं वो भूखमरी की वजह से जो है मर चुके हैं। कितने अफसोस की बात है ये। और ऐसे ही क्राइम्स की बात करें, हर जहां स्टेट आपकी भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी वहां हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉब लिंचिंग आपको मिलेगी। उसका भी मैंने आपको आंकड़ा दिया कि 17 लोग जो है वो वहां पे मॉब लिंचिंग की वजह से मर चुके हैं। कितने अफसोस की बात है। हमारे देश में कम्युनल वायलेंसेस जो है बढ़ती जा रही है। हमारे देश में विमेन प्रोटेक्शन के नाम पे जो है सरकार साहब मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूं कि क्या झारखंड के ये नतीजे कांग्रेस की पॉलिसी मेकिंग में एक नई जान डाल देंगे? कांग्रेस क्या खुलकर सड़कों पर आकर सीए या एनआरसी जैसे मुद्दों की मुखालफत करेगी? मैं वही सवाल कर रहा हूं आपसे। हम सड़कों पे हैं ऑलरेडी आजम साहब। मैं आपको ये बड़ा क्लियर और स्पष्ट कर दूं, प्रियंका गांधी जी आज तीसरी मर्तबा जो है प्रोटेस्ट के ऊपर बैठेंगी, इंडिया गेट के ऊपर। और जगह जगह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो लगातार इसके खिलाफ बोल रही है और कर रही है। पार्लियामेंट में भी खड़े हो रहे हैं इसके सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ। और हमें लगातार हर जगह जितनी स्टेट है, जितने राज्य हैं, जितनी सड़कें हैं, आपको इंडियन नेशनल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और मैं फिलहाल एक ब्रेक लूंगा यहां पर, और ब्रेक से पहले आप आंकड़े लगातार देख रहे हैं और ये आंकड़े पल पल बदल भी रहे हैं थोड़े, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखेंगे इसकी ताजा सूरत हाल हमारे साथी हिना के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।